न्यूमेरिकल सबसे बड़ी है भाई। आपका जो कोई भी एंट्रेंस है ना, वो आपका रैंक डिसाइड करता है आप कितने क्वेश्चन बना रहे हो अंदर, आपकी कितनी एक्यूरेसी है। तो उसके लिए आपको अभी से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे। न्यूमेरिकल्स आपके जितने अच्छे होंगे, एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी, क्योंकि आईआईटी जेई हो या नीट हो, स्पेशली जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या होता है, एक मिनट में क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर उन्हें ऑल इंडिया रैंक्स चाहते हो, ऑल इंडिया डिजिट 1 डिजिट 2 रैंक्स चाहते हो, तो एक मिनट में एक क्वेश्चन अभी से ही कब कैसे कर सकते हो एक मिनट में एक क्वेश्चन, अगर तुम अभी से अपनी एक्यूरेसी अभी से फिजिक्स के साथ, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें करते रहोगे, केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करते रहोगे, बायोलॉजी को रोज पढ़ोगे, एनसीईआरटी स्पेशली एनसीईआरटी को छोड़ोगे तो कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई होने वाला नहीं है। टीचर्स के नोट्स को रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, रिवाइज करोगे, तो नेक्स्ट विल बी यू। मतलब आप ही हो जो नीट क्वालिफाई करोगे, आप ही हो जो आईआईटी जेई क्वालिफाई करोगे, समझ रहे हो। मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा एक आईआईटी जेई एस्पिरेंट को, जिन्होंने इसी साल जेई मेंस भी निकाला, एडवांस भी निकाला, और अभी इनकी काउंसलिंग चल रही है। 2023 आईआईटी जेई क्वालिफाइड है, और ये भी द्रास से, ये बेरस से। और मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पाए और अपनी स्टोरी बताए, क्योंकि ये जो बच्चे स्टोरी बता रहे हैं ना, आप इसमें से क्या कर सकते हो। देखो स्टोरी तो लंबी चौड़ी होगी, सबको अच्छी नहीं लगती है, बट इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टिप्स ये तो दे रहे हैं, इसको आप कोशिश करो कि अपनी लाइफ में इसको डालने की। अभी से कोशिश करो इसको प्रैक्टिलाइज करने की, एक हॉबी बनाने की। हाँ यार मुझे रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि बाबूदीन वो डाइस पाए और बच्चों को मोटिवेट करे आईआईटी जेई के लिए, अपनी जर्नी बताए। और इनको मैं बताते चलूं कि ये सुपर 30 जो सुपर 50 जो कश्मीर में है, वहाँ के ये एस्पिरेंट रह चुके हैं, वहीं पे ही इन्होंने प्रिपरेशन की अपनी आईआईटी जेई की, फिर इसी साल क्वालिफाई हुए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सुपर 30 का भी आइडिया दे, सुपर 50 का आइडिया दे, दक्षिणा वैली का आइडिया दे। होप सो आगे काउंसलिंग जारी रहेगी तो बोलेंगे जरूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Before I introduce myself, I want to introduce NIOT. NIOT एक नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है जो टाइम टू टाइम जो भी द्रास के अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हर टाइम पे, चाहे जो भी एंट्रेंस क्रैक करने के लिए जो गाइडलाइंस चाहिए, जो टूल्स चाहिए, हर चीज़ के लिए। देखिए किसी भी एग्जाम को जब भी आप क्रैक करोगे, एग्जाम का ये मतलब नहीं होता है कि आप पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसका जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तब आपके जहन पे भी नहीं होता है कि ऐसे ऐसे चीज़ हो सकते हैं। उस सब के लिए यहाँ NIOT टाइम टू टाइम हमें मेंटोर करती है, टाइम टू टाइम हमें बिल्कुल कैरियर काउंसलिंग की तरफ बिल्कुल टाइम टू टाइम हमें अपडेट करते रहती है कि किस चीज़ को किस तरह हैंडल करना है। मैं हूँ बेरस का, यही सामने जो गाँव है, और मेरा नाम बाउद्दीन। रिसेंटली मैंने आईआईटी जेई क्वालिफाई किया है 2023 पे। स्पेशली द्रास वालों के लिए ऐसा लगता है कि ये करना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा मिथ स्टूडेंट के जहन पे ये रहता है कि अगर आपका 11th खत्म हो चुका है, 12 भी खत्म हो चुका है, एंड देन फिर ये एग्जाम्स करना बिल्कुल नॉट पॉसिबल होता है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम एन एग्जाम्पल। मैं 11 कोएड बैच का हूँ, 12 भी कोएड बैच पे है। 11 पे मेरी ऐसी जर्नी थी कि 11 पे मेरा ये हाल था कि मैं ड्रॉप लेने गया था, बिना एग्जाम दिए ड्रॉप लेने गया था। तो हुआ कि मेरे घर पे ये हुआ कि ड्रॉप आप लोगे नहीं, एग्जाम दोगे, चाहे फेल भी हो जाओ, फिर फेल होने के बाद ड्रॉप ले लेना। मेरी 11 कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। देन मैंने एग्जाम दिया और समथिंग ज्यादा नहीं, 67 की कुछ परसेंटेज से मैंने 11 पास किया था। बट 12 पे आते आते वाजिद भाई ने तब तक आईआईटी जेई क्वालिफाई किया था। इनका एक फोटो आता था द्रास ऑनलाइन पे कि इन्होंने आईआईटी जेई 2021 पे क्वालिफाई कर चुके हैं ये। देन वहां से कांटेक्ट किया हमने वाजिद भाई को कि आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारा 11 खत्म हो चुका है। तो इन्होंने गाइड किया कि मैं 11 खत्म हुआ तो क्या हुआ, अभी 12 बाकी है। 12 को अगर कंज्यूम करेंगे और 11 थोड़ा थोड़ा अगर अपलिफ्ट करेंगे तो ये पूरा एंट्रेंस हमारे हाथ में आ ही जाएगा। तो जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी। बेसिक स्कूलिंग मेरी मुथैरिस हुई, देन मैं शिफ्ट हुआ मुथैरी करगिल, फिर देन बॉयज, और देन मैं सुपर 30 पे सिलेक्ट होकर वहां से मैंने आईआईटी जेई की काउंसलिंग की। इस पूरी जर्नी पे जो जो चीजें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज खुद से करना पड़ता है, और बहुत चीजों को हेल्प के बगैर सॉल्व होना काफी इम्पॉसिबल रहता है। और इन सब में NIOT आपकी मदद करती है और बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी आपकी मदद करते हैं। मेरी जर्नी पे ये प्रॉब्लम था कि मैंने पहले से कुछ पढ़ा हुआ नहीं था। जब मैंने सुपर 30 ज्वाइन किया तो जो बच्चे थे वो लद्दाख के ही थे। तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिली जहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे बराबर के मतलब स्टूडेंट से जिनसे मैं थोड़ा बहुत फाइट कर सकता था, ज्यादा नहीं कर सकता था बट थोड़ा बहुत जरूर कर सकता था।
और ऐसे ऐसे टीचर्स मिले कि जिनका एम ये था कि कहीं से भी रिजल्ट आ जाए, कहीं से भी आउटपुट आ जाए। तो सुपर 30 की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो फी पूरी ऑलमोस्ट आपकी 0 फीस के साथ आपको पूरी कोचिंग प्रोवाइड करती है। रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आपके बुक्स का खर्चा और जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ खुद उठा देती है। इसकी एंट्रेंस होती है आपके यहाँ पे करगिल पे, द्रास पे भी होती है और उसके बाद इंटरव्यू देन सिलेक्शन हो जाती है। गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज के लिए भी है ये सुपर 30। तो इस चीज पे जब हम अंदर गए तो एग्जाम की जर्नी स्टार्ट की तो हमें ऐसा लगा कि देख रहे हैं कि हम मतलब कुछ बिना पढ़े थे हम बेसिकली। जब स्टार्ट किया तो पहले 2 महीने इतनी दिक्कत आई कि हम न क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, इवन की लेक्चर्स को समझना, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स थे वो एक्स आई10 से, आई10 के अलुमनाई सब थे, तो उनके लेक्चर्स को भी थोड़ा समझना बहुत दिक्कत होता था। बट 2 महीने बिल्कुल स्ट्रगल के साथ उनके लेक्चर्स को हमने समझा। देन उसके बाद आहिस्ता 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 माइंड की लेवल अप होने लगी और हम चीजों को ग्रैब करने लगे। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया आहिस्ता स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हुए, टाइम मैनेज करते करते हमने स्टार्ट किया। तो देन एक डायरेक्शन मिलने लगी कि अब जाके कुछ हो सकता है। तो जो भी एग्जाम हो, जो भी इरफान भाई ने कहा, जो भी स्टेप्स उन्होंने कहा, ये सेम स्टेप्स हर एग्जाम के लिए फॉलो करनी पड़ती है। आपकी टाइम मैनेजमेंट हो, नोट्स हो, आपकी चाहे जो बाकी चीज प्रैक्टिस हो हर एग्जाम के लिए। बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीओक्यूज करना। पीओक्यूज के बगैर अगर आप कहोगे पूरे चैप्टर आप पढ़ लोगे, 3 चैप्टर पढ़ लोगे, 4 चैप्टर पढ़ लोगे, वट पूरा सिलेबस भी आप पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में अटकोगे अटकोगे। विदाउट प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जेई को आपको प्रैक्टिस करनी, आपकी मैथ आ जाती है, इस पे आपकी फिजिक्स आ जाती है। 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जहां से आपको स्क्वायर ग्रैब करना है और उनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो केमिस्ट्री तो किसी भी तरीके से आप आगे पीछे करके रट भी लोगे, लेकिन फिजिक्स और मैथ का क्या करोगे? तो मैं कहूंगा कि जो भी आप कहोगे स्टूडेंट से प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, पीआईक्यू सॉल्व कीजिए, 5 पीआर या 45 पीआर पीआईक्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बाकी टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं पर्सनली अपने टाइम मैनेज करने के लिए एक रूल फॉलो करता था, जिसको मैं कहता हूँ 3x8 रूल। 24 आवर्स को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता था, 8 घंटे आराम से मजे से सोना है बिना डिस्टर्बेंस के, 8 घंटे बिल्कुल खेलना है, गप मारो चाहे जो भी करो वट एवर, बट 8 घंटे आपको पढ़ने हैं। उस 8 घंटे में आपके पास अगर पूरे आईआईटी जर्नी भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं तो अल्टरनेट आप रख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट्स हैं। मैं कहूंगा कि मैथ को आप कंटिन्यू लेते चलो, मैथ को आगे कंटिन्यू, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अल्टरनेट बेस पे पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आने वाले आप ही होगे जो आईआईटीज पे जाओगे, आने वाले आप ही जाओगे जो डिफेंस एनआईटीज पे जाओगे। मेरी जर्नी बहुत ही छोटी है, बस मैं इतना कहूंगा कि आकर पे फोकस रहो, खुद पे यकीन करो और ड्यूरिंग प्रिपरेशन बस गॉड के साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो एंजाइटी डिप्रेशन ऐसी चीजें जो आती है ना, उन पे व्हाटएवर जो भी रिलीजियस आप फॉलो करते हो नो मैटर, लेकिन जब गॉड के साथ आप अटैच रहते हो तो इन चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलता ही मिलता है। तो थैंक यू मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म देने के लिए सर, थैंक यू। और आगे कुछ एड करना होगा तो कर लेंगे। थैंक यू बाउद्दीन भाई। मतलब जो बात कही ना, एक कितने बच्चे होंगे जिनका 11th यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है, हाथ खड़ा करो, जिनका 11th ऐसा लग रहा है यार 11th तो गया, ये उन्हीं में से थे। मतलब जब ये मिले थे मेरे से तब ये यही कह रहे थे वाजिद भाई कि मुझे तो मैंने ज्यादा सुना है कि 11th 12 काफी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई हो या नीट के लिए हो। तो कितने बच्चे हैं जिनका 11th डिस्ट्रॉय हुआ, हाथ खड़ा करो। 11th मतलब जिनको ये नहीं पता है, 11th जानते हो मतलब 11th ये नहीं कि तुम बेसिक लीनियर मोशंस की बात कर रहे हो, वो बच्चे जो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो बच्चे जो न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, वो बच्चे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं। चलो जिनका बेसिक हो थोड़ा 11th में, ऐसा कोई बच्चा है जिनके बेसिक्स भी अच्छे हो 11th में, और मतलब ये उन्हीं में से थे। बाउद्दीन भाई जब मिले थे तो यार मैं यही कहूंगा, जो हुआ ना हुआ, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट और लॉयल एस्पिरेंट, 2 चीजें होती है। एक लॉयल, एक होता है वो जो मजबूरी में करता है, अब वैसा नहीं है। मतलब आपको थोड़ा सीरियस रहना है अपनी जर्नी में, क्योंकि बहुत आसान है, जर्नी बहुत आसान है, बस एफर्ट डालना है। तो थैंक यू बाउद्दीन भाई, मतलब जो टिप्स कहे कि 11 डिस्ट्रॉय हुआ, फिर भी 12 पे इन्होंने इतना मोटिवेशन किया, खुद को मोटिवेट रखा, खुद को अपनी सक्सेस के लिए, और सुपर 30 ज्वाइन किया। सुपर 30 का पेपर आप देख लेना कितना टफ रहता है। तो थैंक यू बाउद्दीन भाई। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक नीट एस्पिरेंट को, एजाज अहमद जो लमुचन से हैं, आप जानते होंगे इन्हें। और एजाज अहमद को मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, ये एक ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने आईआईटी जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट तीनों क्वालिफाई कर दिया। और सबसे बड़ी बात, एजाज की सबसे बड़ी बात है, ये यहीं से पढ़े गुलशन रजा पब्लिक स्कूल से, विदाउट कोचिंग। अब कौन सोचता है कि कोचिंग ही सब कुछ कर सकता है?
विदाउट कोचिंग नीट जेई मेंस अंटिल जेई एडवांस। ये आपको दिखाता है भाई आपके अंदर अगर मोटिवेशन हो, आपके अंदर अगर करने की चाह हो, तो नीट हो या आईटी जेई हो, विदाउट कोचिंग आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर यहाँ पे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं एजाज हूँ, लामुचन में रहता हूँ। आप सबको एक बार इंट्रो दे चुका हूँ अपने बारे में और जर्नी के बारे में। तो फिर से एक बार ब्रीफली बताना चाहूँगा कि 10th तक आते आते मेरा ऐसा सीन था कि साइंस बैकग्राउंड के साथ आगे ही जाना है। 11th 12th कोविड का बेस था तो सारा डिस्ट्रॉय हो गया लगभग। तो फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन और रिजल्ट के बीच में एक अच्छा गैप था, तो समझ लिया चलो बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं 11th 12th को, तो वहीं करने लगे। फिर उसके बाद उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत एग्जाम अटेम्प्ट करने लगे जो जिसके लिए एलिजिबल थे, सारे एग्जाम देने लगे। तो उस टाइम भी जेई हो गया था एक बार क्वालिफाई, उस टाइम भी जेई मेंस एक बार हो गया था, लेकिन मतलब मैं सीरियस नहीं था। मैं खाली सिर्फ चाह रहा था यार कि किसी तरीके से मतलब बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लूँ। तो उसके बाद मैंने ऐसा कर दिया कि चलो यार अपन को मेडिकल फील्ड में जाना है। तो मेरा वैसा सीन हो गया कि मैंने बोला मेडिकल फील्ड में ही चलते हैं और उसी के लिए नीट के लिए तैयारी करने लगे। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैंने सबसे बड़ी जो गलती की थी वो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, लास्ट बेच था हमारा। समहाउ कोचिंग मैंने जैसे वाई सर ने बताया, मतलब कोचिंग ऐसा था कि आधे से आधा सर्विस कंप्लीट कर लिया कोचिंग वालों ने। मतलब मैं बोलता हूँ लगभग वो टाइम वेस्ट ही था मेरा वहाँ जाना। तो मैक्सिमम पोर्शन मैंने यूट्यूब से ही किया था और आपको एक बार बता चुका था कि अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने रेफरेंस का यूज़ करने की बहुत कोशिश की थी और जिससे मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी कैसे करूँगा, रेफरेंस कैसे क्लियर होगा, रेफरेंस से कैसे पढ़ना है क्या वगैरह वगैरह। तो मेनली इसी वजह से मेरा काफ़ी टाइम पहले ज़ाया हो चुका था। लेकिन आपको मैं जर्नी बता दूँ कि जब मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया, हमारा ऐसा था कि आज 7 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम होगा, वैसा ट्रेंड था नीट का, ठीक है। तो उसी हिसाब से सर वगैरह भी सारे चल रहे थे। 2-3 महीने हो गए, नीट का ये एनटीए का नोटिफिकेशन आ गया भाई अब आप लोगों का नीट 7 मई को हो रहा है, 7 जुलाई को नहीं हो रहा, ठीक है। अब जब 3 महीनों का बीच में गैप खत्म हो जाए ना, तो और जिस हिसाब से आप चल रहे थे सारी चीज़ें शटर होने लग जाती हैं। टीचर को समझ आ जाता है यार कि अब इनका सिलेबस तो होने से रहा, ठीक है। तो ऐसा हुआ टीचर ने बोल दिया अब आने जाने में क्या टाइम वेस्ट करना है, वो ऑनलाइन करते हैं। और जब ऑनलाइन होता था पता ही आपको, कभी बोलते थे हमारा नेटवर्क सही नहीं है, कभी कोई बच्चा इशू करता था, इशू रेज करता था सर हमारे पास वॉइस नहीं आ रही है। तो मैक्सिमम क्लास तो ऐसे ही निकल रहे थे। तो 10-15 दिन में समझ आ गया था कि ऑनलाइन से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो खुद ही करना शुरू कर दिए थे। आपको बता दिया कि 60 से ऊपर % जो सिलेबस है वो 2 महीने में खुद से ही कर लिया था। तो इस तरीके से नीट की जर्नी हो गई थी। जेई मेंस क्या रहता है कि वो उसका जो क्वेश्चन लेवल रहता है वो लगभग नीट के बराबर का रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री माशाल्लाह मेरी ठीक ही मतलब अच्छी लेवल की थी, तो उस वजह से मैंने जेई मेंस के लिए भी अप्रोच किया, तो वहाँ पे एक अच्छा परसेंटाइल रहा। तो उसके बाद क्या था, एडवांस के लिए मेरे को कोई आइडिया नहीं था कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे वाजिद सर हैं, तो इनको मैंने एक बार कॉन्टेक्ट कर लिया, देखिए सर ऐसा है कि मैंने मैथ छोड़े हुए 2 साल हो गए, मैंने मैथ्स को सही से नहीं देखा, तो अब मुझे मैथ्स के लिए क्या करना हो। क्योंकि एडवांस का एक एक चीज़ आपको बता दूं, वहाँ पर होता है सेक्शनल कट ऑफ। अगर आप जनरल कट ऑफ से ऊपर भी चले जाते हो, अगर किसी सब्जेक्ट में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है तो आप नॉट क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको बोला सर मैं कैसे करूं, तब उन्होंने गाइड किया, देखो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, तो आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बताए कि इस मेरे को नीट के बाद मेरे को एडवांस के लिए खाली 20 दिन बचे थे, ठीक है। तो इनने जो टॉपिक्स बताए मैंने उनको थोड़ा बहुत गौर किया तो हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इनके 20 दिन की जर्नी से मेरा एडवांस लगभग निकल सकता है। तो आप समझ सकते हैं न्यूयॉर्क में इतने सारे मेंटर सब आ चुके थे कि ये एक मेंटर थे तब जिनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, और यही एक मेंटर थे जिनको मैं जानता था न्यूयॉर्क के अंदर। अब माशाल्लाह और भी 5-6 जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ, तो आपके बहुत सारी हेल्प हो सकती है इसमें, ठीक है। तो न्यूयॉर्क इस तरह आपकी बहुत सारी मदद करेगा। अब आपको एक चीज़ करना है, आपको कॉन्टेक्ट में रहना है, पूछने से कोई हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, किसी को यहाँ पर कुछ पूछना है, जर्नी कोई कंटिन्यू कर चुका है माशाल्लाह अच्छी बात है, कोई दिक्कत आ रही है यहीं पे पूछ लो, इसमें शर्माने की कोई बात है नहीं, ठीक है। बहुत पछताओगे लास्ट में अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे कि अब देखो जर्नी में हमारे इरफान सर हैं, हमारे बाउद्दीन सर हैं और हमारे ये वाजिद सर हैं। इन्हें पहले बता दिया कि आपको जर्नी में क्या करना है, मैक्सिमम चीज़ें कर ली। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th 12th पढ़ लेते हैं, ठीक है, उनका बेसिक्स क्लियर रहता है, लेकिन सीन क्या होता है, उन्हें पढ़ तो लिया, मतलब मैं भी ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, 11th उन्होंने पढ़ लिया, अच्छी जगह से पढ़ लिया, ठीक है,
नोट्स भी बना लिए, लेकिन ऐसा होता है कि वो एक फ्लो में चले गए, वो रिवाइज करना तो भूल ही गए। पता चला 2 साल बाद की 11th का जो पढ़ा था कुछ याद ही नहीं है, मतलब सब कुछ भूल गया। बोल रहे सर मुझे याद ही नहीं मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो एक चीज होता है आप चैप्टर पढ़ते हो, वहां पे नोट्स बनाते हो, एग्जाम्पल्स वगैरह पोर्ट आउट करते हो, कुछ चीजें करते हो, तो 4-5 पेज छोड़ दिया करो, ठीक है। एक टिप आप समझ सकते हैं। तो उसमें चैप्टर को ऐसे सम अप कर लो कि उसको 15-20 मिनट में पढ़ लो तो आपका चैप्टर हो जाए, ठीक है। और उस चीज को एक बार पढ़ लोगे तो उसको रिवाइज कर लो बार बार। जैसे 15-20 मिनट पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं, एक चैप्टर कर लिया आपने तो पिछला कोई चैप्टर उठा लिया, 15-20 मिनट में वो 4-5 पेज पढ़ लिया आपने, तो आपकी वो चीजें साथ में रह जाएंगी, ठीक। और नीट के लिए मैं स्पेसिफिकली एक चीज बताना चाहूंगा कि वहां पे बहुत सारी चीजें मगअप करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ये जाहिर सी बात है, बायोलॉजी में स्पेशली बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो वहां पे बहुत सारों को दिक्कत क्या हो जाती है कि उनको चीजें याद ही नहीं रहती, सर याद ही नहीं रहती, आप क्या ही करेंगे। तो आपके लिए जनरल टिप ये कि आप जितनी आपने रिसेंटली किया वो उसी हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी रखिए। जैसे आपने कोई चीज याद की होगी, आज पढ़ी होगी, मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ी, वहां पे मतलब ढेरों एग्जाम्पल से, ठीक है। तो उसको क्या कर लो, आज आपने मॉर्फोलॉजी शुरू कर ली तो उसी दिन में 3-4 बार पढ़ लो, और हफ्ते में 4 बार पढ़ लो, फिर उसको महीने में 2 बार फिर से रिवाइज कर लो, अगले हफ्ते में फिर से 1 बार रिवाइज कर लो। तो उस तरीके से टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी को कम कर लो, लेकिन जब पढ़ोगे ना, जितने रिसेंटली पढ़ोगे उस फ्रीक्वेंसी को बार बार कर लो तो आपकी चीजें याद रहेंगी। ये मेरी तरफ से एक टिप है, खुद मेरा ऑब्जर्व किया इस चीज को, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने पहले बोल दी, कंसिस्टेंसी के बारे में आपको मैं बोल चुका हूँ, एफिशिएंसी के बारे में पहले बोल चुका हूँ। देखो नीट में 200 क्वेश्चन देते हो, आपके पास 200 मिनट है, उसमें OMR भी फिट करना है, 5 बार तो साइन करना पड़ता है एटलीस्ट। आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे घर वालों का भी प्रेशर रहता है, जाहिर सी बात है। 2 साल आप कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो, खुद इतनी चीजें जला रहे हो, और उसके बाद आपका एग्जाम सिर्फ 3 घंटे में तय हो रहा है, ठीक है। 3 घंटे में जो आप करोगे वो आपका रिजल्ट आएगा 2 साल का। तो इतना ज्यादा बंदा एंशियस हो जाता है ना कि पता नहीं, मतलब कोई भी हरकत कर सकता है अगर वो थोड़ा डिमोटिवेट रहेगा तो। अब देखो ये एक नीट की जर्नी है, जेई की जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी है, मैराथन है समझ लो आप लोग। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए ड्राइविंग फोर्स होना तो जरूरी है, ठीक है ना सर। तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स रखना पड़ेगा कि यार कौन सी चीज मेरे को आगे चलाएगी। ऐसे कोई चीज नहीं चलती है, 10-15 दिन में बैठ जाओगे, ठीक है। शुरुआत जैसे सर ने बताया धीमे धीमे कर सकते हो। और एक चीज रहती है आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि जब बंदा कोई चीज स्टार्ट करता है ना तो एक्साइटेड हो जाए, 2-3 महीने के लिए एक्साइटेड होता है, आपको मैं बता दूं पर्सनली। तो उस एक्साइटमेंट का बहुत भरपूर आप इस्तेमाल कर सकते हो हैबिट बनाने में। जब एक चीज आपके हैबिट में इनकलकुलेट हो जाती है तो फिर आपको उसको लॉन्ग रन में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई चाहता है कि मैं लॉन्ग आवर्स चलूं तो उसको ये चीज करनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अब रात को पढ़ना बेटर रहता है, या बहुत सारे बोलते हैं कि हम सुबह पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, मतलब अर्ली राइजर्स जो होते हैं, अर्ली बर्ड्स। तो देखो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। कुछ बच्चे शाम को पढ़ सकते हैं, लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए वो चीज बहुत बेनिफिशियल रहती है, काफी टाइम तक कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। कुछ अर्ली बर्ड्स होते हैं वो सुबह सवेरे उठ के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुबह पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, शाम को पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। अब एक चीज है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ज़ूलॉजी बॉटनी को अलग अलग सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनका भी उतना ही वेटेज है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री का है। तो उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा रहता है जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं केमिस्ट्री आसान है यार, ज़ूलॉजी आसान है, इसको थोड़ा ले करते हैं, दूसरे को बढ़ा देते हैं। एट द एंड सीन ये रहता है कि जिस सब्जेक्ट उन्होंने बोला आसान है, लास्ट मोमेंट पे समझ आता है कि इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिस हो गई जो इंपॉर्टेंट थी और जिसमें आसानी से स्कोर कर सकते थे। अब एक चीज होती है, हम लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं जल्दी। किसी ने बोल दिया यार फिजिक्स टफ है तो बैठ गए भाई फिजिक्स लेके, हफ्ते में मैक्सिमम टाइम फिजिक्स को दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को चले गए। थोड़ा अगर दिमाग से सोचोगे तो अच्छी चीज ये है कि कौन सी चीज आपको स्कोर दिला सकती है उस चीज की तरफ आप चले जाएं। आपको जरूरी नहीं है ना कि आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाएं। तो जनरली बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेटर रहेगा। और उसके बगैर ये जर्नी में जो चीज़ें होती है वो आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी जो एग्जाम्स वगैरह हैं, और भी एग्जाम्स हैं, नीट जेई के वगैरह और भी जो भी एग्जाम्स हैं, उनके बारे में हमारे वाजिद सर बताएंगे, क्लियर के बारे में जुल्फिकार सर बताएंगे। उस चीज़ के बारे में आप बात कर लीजिए। तो कोई भी क्वेरी होगी, देखो आप यहाँ पे पब्लिकली नहीं पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब किसी को अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है, मतलब कोई कुछ पूछना चाह रहा है, मतलब आप पूछ सकते हो, ठीक है, वॉइस में से स्पेशली, क्योंकि उनका ध्यान यही नहीं है। चलो थैंक यू, आप मुझे टाइम एजाज भाई थैंक यू। मतलब देखो एक बात है, डॉक्टर्स कितने बनोगे यहाँ पे?
डॉक्टर्स कहने का मतलब क्यों डॉक्टर नहीं बने तो नहीं बने डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग फोर्स सो डॉक्टर्स IITian मतलब देखो मैं चाहूंगा गर्ल्स ज्यादा फोकस करें नीट पे बिकॉज कट ऑफ आपका कम रहता है बॉयज के कंपेयर में तो फायदा अभी ले सकते हो क्योंकि आने वाले दिनों में फिर गर्ल्स का भी कट ऑफ जब हाई हो जाएगा फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी जब मोटिवेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाद में क्या करोगे और हम लोग तो यही से द्रास से तो डॉक्टर्स कितने बनोगे फिर दो ही बनोगे डॉक्टर वाले क्योंकि डॉक्टर्स बंदे को ये जो सेशन है ना सेशन जो रखा है ना ये सीरियस लॉयल बंदों के लिए ठीक है डॉक्टर्स यार एक शौक होती है फिर इंजीनियर्स कितने बनोगे यहाँ पे अब देखो मैं एक सवाल पूछता हूँ फौज में कितने जाओगे हाँ तो कोई बात नहीं यार जाओ फौज में हाथ खड़े करो ना फौज में कितने जा रहे हो फौज में इंडियन आर्मी कौन ज्वाइन कर रहा है मतलब जिस चीज फिर आप लोगों की लीडरशिप चलेगा हर जगह पे ठीक है ये याद रखना अगर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है द्रास का डॉक्टर्स हो इंजीनियर्स हो IAS ऑफिसर्स हो अभी द्रास वाले ठीक है तो आर्ट्स वाले कितने हैं यहाँ पे आर्ट्स वाले सोच रहे होंगे यार हम तो बोर हो गए मतलब ये तो IIT JEE नीट की बात चल रही है मेडिकल नॉन मेडिकल की हम क्यों आए यहाँ पे हैं तो यार देखो मतलब जो आर्ट्स है ना आर्ट्स के देखो बहुत सारे मतलब हमारे पास अभी तो आर्ट्स के मेंटर्स कम है लेकिन हमारे पास एक ऑल इंडिया मेंटर है आर्ट्स के क्लेट एग्जाम सुना है बच्चों ने किसके लिए होता है ये किस लिए होता है किसके लिए बोलो ना क्लेट एग्जाम किस लिए होता है गलत हो गया तो बोल दो जिसने कहा ये बोल दो यार। किसके लिए होता है किसके लिए हाँ वकील के लिए ठीक है ना हाँ लॉयर्स के लिए किसके लिए होता है और ग्रेड एग्जाम सिर्फ आर्ट्स की बैकग्राउंड के बच्चे दे सकते हैं ये तुम याद रखो तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा जुल्फिकार अली साबरी से जो न्यूयॉर्क के क्लेट मेंटर है जो करंटली LLB कर रहे हैं लाइव लेक्चर देने से और ये क्लेट के एस्पिरेंट भी दे चुके हैं और ये विज्ञान से हैं और सर से चाहूंगा कि वो बच्चों को कुछ बताए अपने बारे में Respected Principal Sir and all the staff members, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम जुल्फिकार अली साबरी और मैं गिंडियाल से हूँ और मैं करंटली BA डिग्री कर रहा हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो आज हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि हम आपको आगे आने वाले करियर जो ऑप्शन है उनके बारे में आपको आशना कराएं। तो मेरा काम आज यहाँ पे क्लेट के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना है। तो क्लेट एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप तो इंडिया के टॉप नेशनल एलएलयूज में जाके आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो क्लेट के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसकी जो सिलेबस होती है उसको देखना पड़ेगा। उसके सिलेबस में जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को LLB का जो स्कोप है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। तो आफ्टर 12 जब आप अगर आप अपना करियर ऑप्शन LLB में बनाना चाहते हैं तो आप LLB करके एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं या एक अच्छे लॉयर और एक आप जज भी बन सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आप लोगों को आफ्टर 12 आप लोगों को LLB करने के बाद एक एग्जामिनेशन होती है जो हर स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट कर लेता है। तो आप लोगों को वो एग्जाम दे के आप एक जज बन सकते हैं और ऐसे एडवोकेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी वसलाम। मतलब जिनको वकील बनना है लाइफ में तो वो साबरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो क्लेट इज अगेन ए नेशनल एग्जाम जिसको क्वालिफाई करना उतना ही पोटेंशियल उतना ही मोटिवेशन और उतना ही एनर्जी चाहिए जितना IIT JEE को चाहिए ठीक है। तो और एक बात मतलब मैं बोलना चाहूंगा हमने एक सेशन किया था IVL के थ्रू IITian एस्पिरेंट्स ऑफ लद्दाख के थ्रू हमने किया था हायर सेकेंडरी संकू में। तब खुर्शीद सर वहाँ पे प्रिंसिपल थे और हमारे सीनियर्स ने किए थे वो बोल रहे थे। तो तब नीट के लिए काउंसलिंग हुई थी स्पेशली फॉर गर्ल्स नीट के लिए डॉक्टर्स के लिए।
तब हाई सेकेंडरी संकू में हमारे खुर्शीद सर ही थे, प्रिंसिपल थे, ट्रेसपोन में सॉरी। तो जब वहां पे जो नीट काउंसलिंग हुई थी गर्ल्स के लिए, तब वहां पे कोई नीट डॉक्टर नहीं थी फीमेल। आज हायर सेकेंडरी ट्रेसपोन से 16 MBBS फीमेल डॉक्टर्स हैं। मतलब 16 MBBS फीमेल डॉक्टर्स, समझ रहे हो। और हमारे पास सिर्फ करंटली जिन्हें मैं जानता हूं ना, वो एक है मुरादबाग से, बड़ा है तो मुझे फीमेल है क्या कोई किसी की नजर में? जो MBBS हाँ, एक खरबू से है, एक काक्सर से, जो न्यूयॉर्क से साथ जुड़े हैं, न्यूयॉर्क के मेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे सेशंस भी किए हैं। बट एक जो काउंसलिंग सेशन हुआ था हायर सेकेंडरी ट्रस्टबोन में, जो गर्ल्स के लिए हुआ था, उस एक की बदौलत से आज 16 डॉक्टर्स है ट्रस्टबोन में। पर आप लोग ये मत बोलना कि भाई हमारे द्रास के डॉक्टर्स जो है भी नहीं, आज भी नहीं है, आने वाले दिनों में भी नहीं होंगे, तब भी नहीं होंगे। आपको भी सफर करना पड़ेगा, ये बात सच है। क्योंकि जब आप ये नहीं सोच रहे हो यार डॉक्टर बनूंगा तो मैं अपनी सोसाइटी का सर्व करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है यहीं पे ही मैं ऑपरेशंस करूं, सर्जरीज करूं, मैं ऐसा डॉक्टर बनूं जो लीड करूं इस हॉस्पिटल को। आज हमारे पास ना तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, ना तो कोई रियल फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट तो छोड़ो। तो आपके अंदर अगर ये मोटिवेशन नहीं है तो फिर देखो काउंसलिंग उन्हीं बच्चों के लिए जो ना इन चीजों के लिए सीरियस है, ठीक है। यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं मजे से, वो बात अलग है। बट देखो हम लोग आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, हम लोग आपको बता सकते हैं ये करना है, हम लोग आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, भैया सोर्स क्या करना है, भैया मतलब एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, द्रास में रह के कैसे प्रिपरेशन करूं, मुझे तो पता ही नहीं है। IIT एडवांस तो मैंने वो सुना है जो किसी को क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये नहीं सोच रहे हो, मतलब आपने खुद के अंदर ये चाह रखी यस यार आई विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 2 इयर्स, मुझे करना है, तो कुछ सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस कुछ नहीं करना है, अपने 4 घंटे देने अपनी जिंदगी के। तो डॉक्टर बनना है तो कुछ करना है। क्लेट देखो ला के जो स्टूडेंट्स है ना, मतलब यार मैं चाहूंगा ला के जो भी स्टूडेंट है सब क्लेट के ले जाना। क्योंकि तुम अगर एक बार क्लेट क्वालिफाई कर, देखो एंट्रेंस क्या करती है, कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है भैया एंट्रेंस देने का फायदा ही क्या है? ना दे तो क्या एंट्रेंस कुछ फायदा है क्या? नहीं बनेंगे इंजीनियर, डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। एक देखो एंट्रेंस जो ये जर्नी होती है ना, ये जर्नी है एंट्रेंस, ये आपको तैयार करती है। टॉलरेंस समझते हो? टॉलरेंस समझते हो? बर्दाश्त। जब आप सीखते हो ना, एक जगह सिटिंग अपनी हैबिट बनाते हो ना, एक जगह 3-3 4-4 घंटे पढ़ना, फिर कभी कोचिंग सॉल्व नहीं होना, फिर कभी खाना लेट से सोना, फैमिली प्रेशर, तो ये आपको एक लाइफ किस तरह गुजारना है ना अपनी जिंदगी, वो सिखाती है। ये टॉलरेंस ये आपको जिंदगी एक प्रैक्टिकल लाइफ सिखाती है। एंट्रेंस भले ही आपको क्वालिफाई हो या ना हो, लेकिन आप एक रियल, एक पर्सनल, एक आइडियल मैन जरूर बनोगे इसी जर्नी से। तो कोशिश करो अपने आप को किसी न किसी एंट्रेंस में डालने की अभी से ही। जरूरी नहीं है नहीं तो मुझे तो देना ही नहीं यार, डालोगे, मेहनत करना सीख जाओगे, मेहनत करना सीख जाओगे तो लाइफ बन जाएगी, ठीक है। मेहनत करना कैसे है? खुद पे टाइम करना है। आज वही सक्सेस है जो खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा जो ये हमारे लास्ट IIT न्यूयॉर्क स्टूडेंट्स है, उसके बाद एक PPT प्रेजेंट करेंगे, हम बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और वो काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो कह रहे हैं ना ये लोग, उसको नोट करो, उसको अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसको क्या करो, प्रैक्टिलाइज करो। कोशिश करो यार 4 बातें सीखी आज मैंने, रिवीजन तो करना ही है, स्पेशली अपने सरों से कांटेक्ट बना के रखना। मैंने ये चीज सीखा है द्रास के हमारे जो भी बच्चे हैं, मैं आप सीना में बोलूंगा आना रजनरे या वाला असो सर तो नहीं जो तुम्हारा उस आ जा वो चिक दूं सीधा तो आते ही नहीं, तो ये उल्टा पढ़ाते हैं सिर्फ अली सर तो यही निशाना जो करा जाओ रोज भाग तुम थी, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। फिर कहां से पढ़ेगा? मैं शाम को पढ़ूंगा YouTube से, ठीक है भाई, पढ़ो YouTube से। अब वो YouTube खोलता है, क्यों वो YouTube खोलता है ना, उसको नोटिफिकेशन आने शुरू होते हैं, नोटिफिकेशन है बजने, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आप एक लगता है क्यों तो देसी जो भी देखेगा। अब वो उसमें अब होता क्या पता है, इंसान का टाइम चला जाता है। जो ना मैंने वही देखे, वो बच्चे सक्सेस होते हैं ना जो 11-12 में अपने टीचरों के नोट संभाल के रखते हैं, समझते हो? मतलब सारे जो ग्रेजुएट में आज स्कूल है, टाइम वेस्ट नहीं था। सर जो बता रहे थे, भले ही आपका सर सिलेबस शॉर्ट करता होगा, जो पढ़ा रहे ना उसको तो पढ़ो। मतलब असली आया थी नहीं बेन दलाले सर जो की ये जो एक तो डरना नहीं है, सर के साथ कांटेक्ट में रहो, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे सरों से बात करो। जब तक तुम खुद की कमजोरियां नहीं देखोगे ना, और दूसरी चीज आज ये असली कमजोरी नहीं चके पुरानो कमजोरी चकना, ये बिल्कुल पता। इससे दिक्कत क्या है पता है? आगे वाले को अगर वो एक
जेंटलमैन होगा, अच्छे से सोचता होगा ना, वो उस पर काम करेगा, उसका तो फायदा हो गया। तुम्हारा क्या होगा? तुम तो लॉस में हो, खुद की गलती तो दूर नहीं कर पाए, दूसरों पे ऊपर से रिक्त बे हुए हैं, मतलब रो रखते हैं। मैं जब अपने टाइम पे यहाँ हाई सेकेंडरी में था, यहाँ पे एक टीचर थे सचिन सर, हाँ ठीक है, केमिस्ट्री सर की हर कोई तारीफ करता है, पता है। लेकिन मैंने उस टीचर से 3 चैप्टर्स पढ़े थे फिजिक्स के, स्टार्टिंग के। एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, एक लीनियर मोशन पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी जो है, कसम खाकर उसके नोट्स मुझे अंटिल एडवांस काम आए। वो मैंने छोटी सी तब मुझे बताया जो उन बच्चों का, अलबत्ता वो आज फौज में, लेकिन असल यहाँ ही रहे दरबार थे जो कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो कोशिश करो अच्छे एग्जाम्स की तरफ जाने की, अपने आप को डाइवर्ट मत करो। अब मैं चाहूंगा यहाँ पे और एक IITian एस्पिरेंट है, ये लास्ट है, मोहम्मद अनीस, जिन्होंने रिसेंटली IIT JEE मेंस JEE एडवांस क्वालिफाई किया है, और ये आपके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी द्रास की बच्चे जब मेरा सेशन हुआ था ना, मैं इसके बारे में एक बात बोलता हूँ। मेरा एक सेशन हुआ था यहाँ पे हायर सेकेंडरी क्लास में, लास्ट ईयर हुआ था एक, तब खुर्शीद सर ने फिर सभी बच्चों को बुलाया था हॉल में, आ जाओ भाई सीखो कुछ। सिर्फ एक ये बंदा था जिसने कॉपी लेके आया था। मुझे लड़का कह रहा वाजिद भाई मैंने कल क्रिकेट में 2 छक्के मारे, वो भी बोल दिए भाई। मैं बोल रहा हूँ यार मुझे कुछ सिखाना है। कह रहे नहीं हमारे बारे में बोल, हम KVS में 4 मार के आए, वो भी बात कर। तो ये वो बंदा था जिसने कॉपी लेके आया था, जिसको कुछ टिप्स अच्छे भी लगे और उसने वो यूटिलाइज भी किया। बहुत IIT गुवाहाटी अलॉट हुआ है, और IITians बनना ना मतलब इंडिया के क्रीम बच्चे होते हैं ना, क्रीम समझते हो, फुल नेचर्ड बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमेशा कुछ सोचते रहेंगे, क्रिएटिव। आज जो वर्ल्ड है ना उसको कौन लीड कर रहा है? IITians, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, आपके जो सॉफ्टवेयर से आपका उठना बैठना सारे कौन लीड कर रहे हैं? पर पीछे इंजीनियर्स बैठे हैं। हमें नहीं पता भाई हम स्नैप चला रहे हैं, लेकिन पीछे AI बैठा है, कौन चला रहा है? इंजीनियर चला रहे हैं। कौन हमें सजेस्ट कर रहा है भाई ये फिल्टर लगा के दो? तो है मतलब अपने आप को तैयार करो अपनी जर्नी के लिए, जो ये बता रहे हैं उनको कोशिश करो अपनी लाइफ में लगाने की। जो लगाएगा वो डॉक्टर जरूर बनेंगे इंशाल्लाह। होप सो कि अगले साल से डॉक्टर बनेंगे। इसके लिए एक स्पेशल चेयर, क्योंकि Thank you, sir, for giving this opportunity to share my views or my journey. So, मैं अपनी जर्नी अपने गुलशन रज़ा, मेरी बेसिक एजुकेशन गुलशन रज़ा से हुई, और जो हाई स्कूल यहीं 9th 10th 11th 12th हाई सेकेंडरी से हुई थी। और यूँ समझिए कि मेरी 11th 12th बर्बाद ही गई थी। और जब मैं 11th में जब फर्स्ट टाइम मैंने IIT का नाम सुना था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। सो ऑन दैट टाइम मेरे एक कज़न जो अभी सुपर 50 में पढ़ रहा है, उसके बारे में उसने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा इंट्रेंस एग्जाम होता है, ये देने से इंजीनियर्स बनते हैं। तो शौक ऑन दैट टाइम पैदा हुआ था, बट पढ़ने का मत पैदा हुआ था, लेकिन पढ़ाई शढ़ाई ऑन दैट टाइम कुछ ही नहीं था। पता ही नहीं था कुछ क्या करना है। सो उसके बाद मैं 11th क्लास में आया। 11th में मैं कि पहले जब ऑन दैट टाइम कोविड था, कोविड के बाद जो है उसके बाद जो है कोविड में मैंने मतलब कि अप्रैल मई जून जुलाई तक मैंने पढ़ा, अच्छा खासा पढ़ा। फिर उसके बाद जुलाई में मैं भर्ती उसके लिए गया। पेरेंट्स ने भी बोला कि यार क्या करना है, कोविड आया ये आया, मतलब कि मैं भी खुद मोटिवेट हुआ, हाँ भाई अब मैं खुद भी नहीं पढ़ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं भर्ती के लिए गया ऑन दैट टाइम जो है। फिर उसके बाद वहाँ मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ कि क्यों नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है उसके बाद 12th में आया। 12th में भी नहीं पढ़ा। जब कुछ नहीं करते घर में भी इज्जत होती नहीं, माँ बाप करते लोग कोई कुछ भी नहीं करता। तो उसके बाद जो है 12th में पढ़ा नहीं कुछ भी, मैं कि हाँ ये करना है मुझे पता था। उसके बाद की जर्नी में ये IIT में यूट्यूब में भी था। उसके बाद मैंने PW का एक सब्सक्रिप्शन लिया था, उसमें भी 10-15 दिन पढ़ा। उसके बाद बैकलॉग्स हुई, वो भी नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद छोड़ ही दिया था। उसके बाद जो है 12th का एग्ज़ाम दिया। और लास्ट टाइम मैंने जब यहाँ फेयरवेल था, इसी यहाँ बैठ के मैं स्पीच रहा था कि एटीट्यूड, वो अभी भी मेरे पास वीडियो कि अपना जो है एटीट्यूड अच्छा रहो, क्योंकि टेक द रिस्क और लॉस द चांस होता है। वो वाला मेरा फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, टेक द रिस्क और लॉस द चांस।
जो कि मैं ऑन द टाइम यहाँ बोला था कि भाई मुझे IIT JEE करना, ऑन द टाइम मुझे कुछ पता नहीं था, मैं आता ही ना 11 का बेसिक ना 12 के बेसिक कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद मैं जम्मू गया था मतलब कि अपने अंकल के साथ वहाँ तैयारी करने गया था, लेकिन वहाँ भी पढ़ा नहीं, मतलब कि 21 मार्च तक मैंने पढ़ा नहीं, दिसंबर में गया था 21 मार्च तक हमने पढ़ा नहीं। उसके बाद मेरे फ्रेंड जो मेरे हमसफर रहे मेरी पूरी जर्नी पे बहुदीन, उसके बाद जो हम दोनों ने रूम निकाला 21 मार्च, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे। और उससे पहले वाजिद भाई यहाँ आए थे कि मतलब कि जो है थोड़ा काउंसलिंग ऑन द टाइम मैंने कॉपी वॉपी लेके गया था, इजी चैप्टर्स जो है इजी चैप्टर्स ये सब पढ़ लेना तुम्हारा हो जाएगा, मैं ये बोल रहे थे। तो उसने सबसे पहले बोला था कि मॉडर्न फिजिक्स इस तरह इजी होता है तो आप कर लेना हो जाएगा। फिर मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था ना 11 पढ़ा था ना 12 पढ़ा, सीधा मैंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था। आज भी मुझे याद है एच म्यू को सी बाई लैम्डा में परेशान हो रही है, सी बाई लैम्डा क्यों एकदम कुछ ही समझ नहीं आता क्या पढ़ा रहा है, ये पूरा बेसिक से क्यों नहीं पढ़ाता है। मैंने एक बार पढ़ा, फिर से 6 घंटे का लेक्चर था, फिर वो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया आधे से, फिर से वापस मैंने दोबारा पढ़ा, फिर एक कॉपी मेरी 100 वाली कॉपी वहाँ सिर्फ मैंने मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ा है। बहुदीन भाई बोलते रहते हैं कि यार तू सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते रहना। फिर उसके बाद जो हमारा सुपर 50 में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ। एक साल 21 मार्च से हमने पढ़ना शुरू किया था मतलब कि अच्छे से। फिर उसके बाद सुपर 50 में आए हम, फिर 1-2 महीना में बहुदीन बोर्ड की तरफ इस तरफ आंखें निकाल के देख रहे थे, बस समझ कुछ नहीं आ रहा था। HMU ये नींद भी आ रही, 3 घंटे का लेक्चर होता था, 10 बजे से 1 बजे तक लेक्चर होता था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, 2 महीने कुछ समझ ही नहीं आता था। उससे पहले हमने JEE मेंस दिया था, इस भाई के पास 75% थे, मेरे 70% थे, तो ऑन दैट टाइम हमने काउंसलिंग भी नहीं किया भाई हम ड्रॉप ही लेंगे, अब हमने पूरा डिसीजन लिया था। उसके बाद हम सुपर 50 में ना फोन तक ना कुछ था। उसके बाद 2 महीने में हमें समझ आया था कि मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, डिप्रेशन हर चीज़ हो रहा था, और मुझसे काउंसलिंग भी छूट गई थी। मतलब कि मैं हमारे वो कारगिल के फ्रेंड्स थे वहाँ, तो उन्होंने बोला यार तुझे 90 श्रीनगर में सिविल मिल सकता था, तुमने काउंसलिंग क्यों नहीं किया। मैं फिर टेंशन नगर में बोल सकता था ना, कुछ कहीं बाथरूम में बैठ के चुपचाप हर चीज़ से गुजरना पड़ा। फिर उसके बाद फिर से बहुदीन भाई हमेशा मतलब कि मेरी हेल्प करते थे, ये करो वो करो, नमाज के लिए यही देते थे, सुबह उठाना भी यही, सब कुछ इसी के वजह से होता ना, एक दोस्त अपने दोस्त की निस्बत में होता है। तरावी मैंने पढ़ा नहीं था, उसके बाद जो है इसने 10 बजे में रूम पे ढूंढ के मार के फिर तरावी पढ़ाया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सपोर्ट रहा बहुदीन का। उसके बाद जो है ड्यूरिंग जर्नी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, फॉर एग्जांपल पहले PQ सॉल्व ही नहीं होते, और मेरे मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी कोचिंग नहीं निकलता था। बहुदीन की काइनेमेटिक्स, बहुदीन टेबल को इस तरह जोर से मारते थे, सॉल्व नहीं, क्योंकि काइनेमेटिक्स इस तरह पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स हर चीज़ बना के मन निकलते भी नहीं थे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। और ड्यूरिंग जर्नी बस बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, एंजाइटी, आपको इस चीज़ से आपको लाइफ हैंडल करना बहुत सीख जाओगे, क्योंकि जो है फर्क दिख जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ कॉलेज पे और हमारे कॉलेज के लड़के और हमारे में बहुत फर्क है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें डे ड्रीमिंग, मेरे से डे ड्रीमिंग भी बहुत होता था, मैं किताबों में समय घंटों बैठता था, मैं कहीं और पूछ के होता था, ये पीछे से और के फिर से मारते थे। हमेशा इसका हेल्प ही रहा भाई का, और टीचर्स का भी बहुत हेल्प रहा, क्योंकि जो है मैथ सर जो है रात के 2 बजे तक भी दौड़ लेते थे, 3 बजे तक भी दौड़ लेते थे, मैं कि एक रूटीन बन गया था। उसके बाद जो है मैं कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ और अपने जो है कंफर्ट जोन से निकल जाओ, क्योंकि जो है एक रहते हैं ना कि एक ग्रेट एम बनाओ कि भाई मुझे ये करना है। और कोई बोलता है कि मैं कि ये नहीं हो, कहाँ लिखा है, मैं कि किसी से भी हो सकता है, मैं बस आपको पूरा शिद्दत से करना है भाई, करना है तो करना है। अगर नहीं भी हुआ तो मैं आप बहुत सारा कुछ सीख सकते हो इस ड्यूरिंग जर्नी। तो बस लास्ट में ये टिप देना चाहूँगा, 4 चीज़ें याद रखना, ऑलवेज बिग एम, एक बड़ा ड्रीम रखो, और उसके लिए एक्वायर नॉलेज, उस जिस फील्ड फॉर एग्जांपल IIT JEE करना है उसके बारे में एक्वायर नॉलेज पढ़ना है, मतलब कि जो भी आपकी बेसिक्स है वो क्लियर करना है। उसके बाद एक्वायर नॉलेज के बाद आपको जो है हार्ड वर्क, क्योंकि जो है नॉलेज इकट्ठा करने के बाद PIQ सॉल्व करना है, वो करना है, बहुत सारे कुछ करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है। और उसके बाद परसिवरेंस मतलब कि कंसिस्टेंटली आपको हर चीज़, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका इस बार IIT JEE नहीं हुआ, लाइफ तो ख़त्म नहीं हुआ, परसिवरेंस आगे बढ़ते जाना है। और बस यही, और नेवर एवर प्रीफेट नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड बनाए, जो आप हम बोलते हैं वही हम बनते हैं, क्योंकि जो भी हम नेगेटिव थॉट्स हम डालते हैं वही एग्जाम्पल पर हम एग्जाम देने चले, आज मेरा पेपर बेकार जाएगा, आपको बेकार ही जाएगी, क्योंकि जो है दिमाग हर चीज़ को कंट्रोल करता है। सो बस यही, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।
थैंक यू अनीस भाई। बच्चों को एक देखा मतलब सुपर 30 क्या है, देखा अब क्या है, इसका 11 भी खत्म, इसका फिर भी वो क्या है। तो जाना चाहोगे ना ऐसे इंस्टीट्यूट्स में? yes, sir. कि फिर भी मतलब हमारे यहाँ से जाने के बाद फिर छोड़ आके चले गए कुछ, क्या मतलब हमें असली शीनो आदत आई। मेरे 2-3 कॉन्फ्रेंस हुए ये ले सरगीले साथ बड़ा हंसते हूँ मसी बेन जावा घूम वाली मुझे मैटर नहीं आई बस हम असली सोच बड़ी, जिनकी सोच बड़ी है ना वो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल हर किसी के पास होता है। तो मैं कुछ बोलना चाह रहा था, माइंड से स्किप हो गया। देखो हाँ मैं यहाँ लगे इंजीनियर्स एक बाहर है ना रजनरे, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा उर्दू में। यार तू क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग। तू क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग। तो बच्चे क्या बोलते हैं, यार तू कोई इंजीनियर, तू कोई इंजीनियर, बेन जाओ और अचानक इंजीनियरिंग। और जो अचानक इंजीनियरिंग आया, एक लड़का मुझे कह रहा है इतने इंजीनियर है सर कि पत्थर फेंकूंगा तो सर किसके आएगा। वो एक मीम भी है इंजीनियर्स पे। लेकिन फर्क है भाई, ऑल इंडिया में सिर्फ IITian सिर्फ 5000 ही है। इंडिया सालाना 15 लाख इंजीनियर दे रहा है, सिर्फ 5000 IITian दे रहा है। तो फर्क है, इंजीनियर्स में फर्क। एक आनु इंजीनियरिंग थे जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग है, बट सो इंजीनियर के पिलाओ वाली इंजीनियरिंग फर्क ये याद रखना। क्योंकि IITs में जाके आप जब एक सेमेस्टर निकालोगे ना, फिर आपको रियलाइज होगा भाई प्रोफेसर का एटीट्यूड क्या है मेरे रिलेवेंट। यहाँ पे होता क्या है, टीचर्स मार्क्स ग्रेस भी करा सकते हैं, जो मास्टर मन नहीं हुआ, जो मेहरबानी, जो हेल्थ इशू था नहीं, प्रोफेसर आप IITs में आपसे बात ही नहीं करेंगे, आप जो हो वही दिखाएंगे, उनको कोई मतलब। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोफेसर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको किस चीज का तकलीफ होता है वो बच्चे पे गुस्सा कर देते हैं, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, प्रोफेसरों से कोई छेड़छाड़। उसने आपको फेल कर दिया तो फेल कर दिया, अब फिर वो आपको चक्कर करवाएगा, फिर अगर वो आपकी आंखों में नजरों, आप उनकी नजरों में आ गए, फिर तो भाई 6 महीने तो पीछे ही हो जाओ। तो मतलब इसका मतलब, और उनके जो लेक्चर्स होते हैं ना, उनको सुनने में ऐसा लगता है यार ये पढ़ा क्या रहा है, पढ़ा, लेकिन वो वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन होती है। जो अच्छे से सुनता है उसको हमें लगता है यार ये बाल उनके ऐसे होते हैं, देखा होगा वैसा ही है माहौल IITs में, बाल होते ही उनके ऐसे उल्टे सीधे। ठीक है, तो बनना क्या है हमें, क्लेट का हो चुका है। आई एम सॉरी कि हमारे पास आर्ट्स का, तो मैं यही चाहूंगा, देखो यार आर्ट्स वाले ज्यादा फोकस करना क्लेट पे। ठीक है, ये जो PPT है भले ये IIT डॉक्टर्स इनके लिए होगा, लेकिन इस पे जो हैबिट्स होगी ना वो हर किसी के लिए, वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी वही चीजें चाहिए जो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर तो थोड़ा जोश, स्पेशली गर्ल्स, मुझे वो याद है, वो उन 16 लड़कियों को जो आज MBBS बनी ना, मैं तो चाहता हूँ दराज से भी 10, 16 नहीं 8 ही बनी, वही काफी है। 16 नहीं 8 तो डॉक्टर्स निकलो। तो हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों को अवेयरनेस देने कि किस तरह हमने आपको मिलाया। कोशिश मेरी यही थी कि आपको मैं द्रास के ही बच्चों को लाऊं आपके सामने, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि यार ये फिलाने वहाँ का है, ये कोटा में जाके पढ़ के आया, आकाश में जाके आया, दिल्ली, देखा ना ये कहाँ पढ़ के आए, 11 में यही 12 में ना, तो इनको खुद पता है क्या कर रहे हैं, फिर भी स्टिल दे हैव कॉन्फिडेंट एटीट्यूड कि मुझे ये करना है। तो यही चीजें यही आपको सिखाएगी। अगर यहाँ पे जितने भी मतलब अल्टीमेटली हर किसी का ड्रीम तो आगे बड़ी एग्जाम नहीं है। यहाँ कितने IAS ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाथ जिंदगी सुधार देता है, बता रहा हूँ। ठीक है, जितने तुम अभी से शौक करोगे ना अपने आप को, देख जरूर बनोगे। वो मोटिवेशन रहेगी कि हाँ जब मैं आऊँ यहाँ से, द्रास वाले थोड़ा सोचे भाई कौन निकल गया मेरे सामने से, मैं आऊँ तो रियलाइज हो भाई डॉक्टर्स आ रहे हैं, मैं आऊँ तो अच्छे लीड इंजीनियर्स बनना है हमें। ठीक है, काउंसलिंग हुई उन्हीं बच्चों के लिए रही है जो सीरियस है, लॉयल है। आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह घर में बैठे तैयारी कर सकते हो। कापियां थोड़ा निकालो, लिखना सीखो। अनिमा सूता हूँ अगर जगह से थोड़ा टीचर देखो अभी तक जो थी ना वो जर्नी थी इनकी, इनमें से किसने जो सीखा, देखो
मैंने अपनी जर्नी में एक चीज सीखी थी कि मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी एडवांस निकालने। उस पे फोकस किया दो बंदों ने, उनको आईआईटी मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था उन्होंने 20 दिन में यूटिलाइज किया आईआईटी एडवांस। यही एक्सपीरियंस होता है। आपके बड़े जो एल्डर्स यंगस्टर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आपको अपना कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। और जिसको हायर स्टडीज के लिए जाना है उनके लिए एक एग्जाम है। ग्रेजुएशन कौन कौन करना चाहेगा यहाँ पे? तो जो आज का सेशन होगा वो होगा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए। जल्द से जल्द पीपीटी को खत्म करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को डॉक्टर बनना है, आवाज आ रही है पीछे? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, चाहे किसी को किसी भी प्रोफेशनल में जाना होगा ना, तो सबसे पहले कोई ना कोई बैरियर होता है, उसको पार तो करना है। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले वो वाइब लाओ अपने अंदर कि हाँ यार हमें इंजीनियर्स बनना है, आईआईटीएन वाले इंजीनियर, हमें डॉक्टर्स बनने हैं, एएमसी ये क्या बोलते हैं इसको, एम्स वाले डॉक्टर, ठीक है। एसटी पे मत रहो, ठीक है। देखो होता क्या पता है, आपकी एसटी है वो आपको सपोर्ट जरूर करेगी, बट फिलहाल माइंड से ये तो निकाल दो, कोशिश करो कि हम जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी तरह कम्पीट करें, ठीक है। ये एक माइंडसेट अभी से बनो, चेंज से। देखो अगर आपको आईआईटी के लिए जाना हो या इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, तो ऑब्वियसली बात है एंट्रेंस तो आपको क्वालिफाई करना, बैरियर्स तो आपको देने हैं, ठीक है। अभी से माइंडसेट में लगाओ कि ऑल इंडिया नेशनल एंट्रेंस होते हैं, 2 होते हैं। जिनको इंजीनियर्स बनना है उनके लिए आईआईटी जेईई, और जिनको नीट उनके लिए क्या करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेईई के अंदर शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहूंगा जल्दी क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। जेईई मेंस एक एग्जाम होता है जो यूजुअली अभी तो 2-3 शिफ्ट्स में होता है, स्टार्टिंग में 2 शिफ्ट में होता था, और उसके बाद जिन बच्चों का जेईई मेंस में कट ऑफ क्लियर होता है वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। किसके लिए? फिर वो जो जेईई मेंस में अच्छे रैंक्स लाते हैं और एडवांस जिनका क्वालिफाई नहीं होता उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज मिलते हैं, और जिनका आईआईटीज जिनका जेईई एडवांस अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई होता है उनको क्या मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखो जिनका नीट में सबसे अच्छा नंबर होते हैं ना उनको एम्स मिलते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एम्स की फीस कितनी है पता है? फीस कितनी है एम्स की? 25 लाख। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो, शुक्र करो आप ट्राइबल से, तो आपको 7,000 देने पड़ते हैं। तो कोशिश क्यों ना करा जाए एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाके हम क्या लें, एमबीबीएस की, और उसके बाद आपको जिम्पर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया के, और जीएमसीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर हो, जम्मू हो, जहाँ से हमारे ये इरफान भाई कर रहे हैं, और जिनकी नीट में थोड़ी सी कम रैंक जाती है वो बीडीएस के लिए जाते हैं। बीडीएस मतलब डेंटल डॉक्टर्स। शौक रखो अपने अंदर, कुछ भी हो, जहाँ जो भी तुम्हें अच्छी चीज लगे वो चीज क्या करो, नोट करो, ठीक है। अभी से जिसको पता चले ना थोड़ा एंट्रेंस का आइडिया, इन बच्चों को कब पता चला, 11 में, आप इसको पता चल रहा है 8th में, इसको पता चल रहा है 9th में, इस लड़की ने पिछले साल सुना, उसने पिछले साल सुना, तो सुनने से तो बेहतर है ना, आप सुनते हो तो कुछ काम भी तो करोगे अपने ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है देखो एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं जल्दी बोलना चाहूंगा, ये सब बोलो अपने लिए ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, खुद रियलाइज करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। क्या लिखा है बताएं, क्या लिखा है? अगर तुम राजी नहीं हो किस चीज के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये बात मान लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ या कोई भी खड़ा हो, कोई तुम्हारी मदद चाहूंगा कि इस जो सेशन है एक मोटिवेशनल स्टोरी सबने बचपन से पढ़ी होगी। क्या इस स्टोरी से क्या सीखा तुमने? अरे इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी। अब देखो स्टूडेंट स्टडी की तरह तुमने 10 नंबर के लिए कॉपी में लिखा है, लाइफ में भी उसको प्रैक्टिकलाइज कर, ठीक है। इसको अगर अभी से चाहोगे ना लाइफ में कर रहे हो कुछ नहीं, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, जो करना है करो, बट थोड़ा अपनी एजुकेशन को टाइम दो अगर पढ़ने वाले हो, नहीं तो अभी से ही एजुकेशन को लेफ्ट कर दो, ठीक है। हमारे घरों में इतने ग्रेजुएशन वाले हैं, इतने ग्रेजुएशन वाले, फिलहाल जो थे ग्रेजुएशन नौकरी नहीं ला दी, करे आज सी नौकरी जो ला दी वो खुद सीरियस नहीं है नौकरी को। मैक्सिमम मैं और एक बात बोलना चाहूंगा, नकल से छोड़ दो, ठीक है। मैं बोलना चाहूंगा, मैंने 10th पास आउट यहाँ से किया, कहाँ से, यहाँ से। मेरा उधर एग्जाम था उस हॉल में, तो एक मास्टर जी थे, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, उसने बोला तू साथी फापी मुले विचारो तो मुझ ना करा
क्या बोला? डाउन साइड से और डाउन रहा। उसने बोला तो सासी फपी बोले रे मुझसे जो करे तुम। फिर मैंने बोला सर मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे ना कर दो कब उर्दू की। मेरा उर्दू वीक था, मुझे पता था मुझे उर्दू में मदद चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि जब उर्दू का पेपर था तब यहाँ कोई टीम आई थी, तब बोर्ड बोलते थे बोर्ड वाले आए हैं, ठीक है। तो तब मेरे 10th में कितने परसेंटेज थे? 73%। मैंने 10th पास किया 73%। और खुशी की बात तो ये है मैंने हाई सेकेंडरी में टॉप किया था। अब लोगों को ये हर कोई मेरे से ये पूछ रहा था भाई तूने क्या किया? मैं फर्स्ट आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें? परसेंटेज हो नहीं पूछेंगे, मैं क्या आ गया फर्स्ट। उन्होंने सोचा होगा यार इसने 95 96 स्कोर किया होगा, लेकिन मैंने कितना स्कोर किया है एजुकेशन लेवल तुम समझ सकते हो। मैं 73 में भी टॉपर हूँ यहाँ। और जब मैं जेएनयू में गया तो मेरी पोजीशन थी 36। मैं सोचता था भाई वहां तो तूने बहुत। एक सर थे यहाँ पे अल्ताफ सर थे, वो कहते रहते थे यहाँ भले ही तू इनसे ज्यादा तेज हो लेकिन कॉम्पिटिटर्स बहुत है उनके सामने, तू अभी कुछ भी नहीं हो और तैयारी कर, ये कर वो कर। तो जब मैं जेएनयू में गया तो वहां पे, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया तो मैंने सीबीएसई न्यू दिल्ली से दिया था 12th का एग्जाम। वहां देखा मैंने एग्जाम क्या होता है, ठीक है। एग्जाम कैसा होता था? 6 साइड रहते थे, मतलब 6 बच्चे इधर थे, 6 बच्चे इधर थे, 6 बच्चे इधर थे, 18 बच्चे थे एक रूम में, 4 कैमरे लगे थे और 3 इन्विजिलेटर्स थे जो होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। और पता है उधर यूनिक चीज मैंने देखी, साइरेंस थे वहां पे। यूं ही मतलब वहां पे, यहाँ बोर्ड वाले कहते हैं, वहां फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं, सीबीएसई दिल्ली में बोला जाता है फ्लाइंग स्क्वाड आ गई भाई। साइरेंस ऐसे बजते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं क्वेश्चंस, भाई कौन आने वाला है। तो जब मैंने सीबीएसई एग्जाम का दिया तो मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज थी, लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ पढ़ना हुआ था या ये वो चेंजेस लाओ अपने अंदर। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो सबने सुना है बचपन से। इसका इन शॉर्ट स्टोरी यही है जो तुम बोल रहे हो। स्टोरी क्या बोल रहे हो? स्लोली स्टडी मींस द, वो तो है ही, लेकिन कंसिस्टेंसी। मैं यहाँ से और एक लेसन निकालना चाहूंगा, वो है रोज जो थोड़ा काम करते रहते हो वो करोगे। एक कछुआ था, दौड़ नहीं रहा था, फिर इतना ये सो गया, इसने बोला भाई ईगोइस्टिक, कहते हैं ना भाई मैं तो सब पढ़ लिया हूँ। वो नहीं बनना है, अपनी जर्नी अपने पर विश्वास रखना है। भले ही आपसे 10 गुना अच्छे बच्चे हो, आगे टाइम देखो। ये सेशन किसके लिए? मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, किन के लिए? अब सीरियस कितने हैं इधर? हाथ खड़ा कर सर। पढ़ो आप कब तक सोते रहोगे? डॉक्टर्स बनना है भाई, डॉक्टर्स लड़कियों को स्पेशली बनना है, लड़कों को भी ज्यादा बनना है। सीरियस कैंडिडेट किन के लिए? जो ये पीपीटी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो यार थोड़ा फोकस करो पीपीटी में, ठीक है। किन के लिए? जो किसके लिए सीरियस हो? खुद के लिए, किसी और के लिए होने की जरूरत। और देखो भाई अल्टीमेटली ना सीरियस हो गए, सीरियस होने के बाद क्या करना है? गोल तो बनाना है ना, कहाँ जाना है भाई? जाना कहाँ है? कुछ तो होना चाहिए ना, कहाँ जाओ भाई? स्टार्टिंग से आ रहा है कि आईआईटी जेईई नीट, तो अपने स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव्स पे हम बात करेंगे आगे। तो अपना गोल अपनी कॉपी पे लिखो, जिसको जहां जाना है वो लिखो, जिसको जहां जाना है अपना गोल लिखो भाई कॉपी में। अपना गोल तो लिखो ना, मतलब हमने सेशन में रखा, आप गोल नहीं लिख सकते हो। मैं पीपीटी बना रहा हूँ वॉइस पेज का, आप एक गोल नहीं लिख सकते हो अपना। गोल लिखो, बने या ना बने वो एक अलग। गोल तो लिखो, याद तो आएगा भाई। एक दिन हमने भी गोल किया था बट हुआ नहीं, वो बात अलग है। गोल तो हुआ ना, तो पैसे नहीं ना। देखो गोल के बाद तो स्ट्रेटजीज क्या करने हैं मैं बताऊंगा। कुछ नहीं करना, हैबिट्स को सुधारने आगे करना। गोल आया, अब किस पे फोकस करना है? अपनी आदतों पे।